हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट डिस्कशन सीरीज के फ्रेश लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। चलो, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट वैल्यूज फॉर AL plus 3 AL, AG plus AG, K plus K, CR plus 3 CR are given. ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है? द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, माने दूसरों का रिडक्शन करने का पावर यहाँ पर पूछा है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर निकाल देते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है? रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है Ag का। फिर सेकंड नंबर पर आएगा कौन? सेकंड नंबर पर आएगा क्रोमियम। ठीक है, फिर आएगा एल्यूमिनियम, क्रोमियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम और लास्ट आएगा पोटेशियम। अब रिडक्शन पोटेंशियल का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और आपको पूछा है रिड्यूसिंग पावर, माने रिड्यूसिंग एजेंट का पावर। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इससे उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब पहली बार आ रहे हैं ना, तो स्टूडेंट्स एक काम करें कि पुराने जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो लेक्चर्स है प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के चेक कर ले, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है ना, चलो। The number of Faraday is required to produce 20 ग्राम कैल्शियम from molten calcium chloride। ठीक है, चलो कैथोड पर ये रिएक्शन होगी Ca+2 लिक्विड, मोल्टन है तो लिक्विड होगा, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स कैल्शियम। अब देखो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से आपको 1 मोल कैल्शियम मिलेगा, दैट इज 40 ग्राम कैल्शियम मिलेगा, और आपको कितना चाहिए? 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए। तो 40 ग्राम 20 ग्राम, तो इसका हाफ हुआ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी 1 फैराडे। ठीक है, चलो। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अब समझे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस माने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का ही वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो आपको एनोड, कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगा और एनोड पर ऑक्सीजन मिलेगा। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड, एनोड पर क्या मिलेगा? वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन मिलेगा। सो योर आंसर विल बी ऑक्सीजन गैस। Identify the reaction from following having top position in EMF series, standard reduction potential को कंसीडर करते हुए according to their electrode potential। ठीक है, चलो तो इन सब के रिडक्शन पोटेंशियल पर टॉप पर कौन आएगा? तो थोड़ी बहुत आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू है -2.37 वोल्ट, इसकी वैल्यू है -0.44 वोल्ट, मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू है -2.93 वोल्ट, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1.50 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज करते हो तो टॉप पर कौन आएगा? टॉप पर आएगा गोल्ड। ठीक है, चलो। इन अ टिपिकल फ्यूल सेल द रिएक्टेंट R एंड प्रोडक्ट PR। ओके, चलो भाई रिएक्शन कैसे होती है? तो कि भाई एनोड पर जो होता है ना, एनोड पर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलता है? हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से आपको H2O मिलता है। ओके, एंड कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीजन के रिडक्शन से आपको हाइड्रोक्साइड मिलता है। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ना, तो आपका बैलेंसिंग हो जाएगा ट्वाइस OH माइनस, एंड यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर बैलेंस हो करके साथ में H2O भी रखें तो ट्वाइस OH माइनस, ऐसे हो जाएगा। चलो तो इस रिएक्शन को ओवरऑल लिखे, यहाँ ट्वाइस H2 आएगा। ओके,
तो ट्वाइस इलेक्ट्रॉन कैंसल, ट्वाइस OH माइनस कैंसल, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस प्लस H2O लिक्विड गिव्स ट्वाइस H2O लिक्विड। तो यहाँ पर H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट होंगे, NH2O लिक्विड आपका प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट हो गया ये, ठीक है। चलो, तो हम क्वेश्चंस तो सॉल्व करते ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास कंटिन्यूअस मैसेज आते रहते हैं कि उनको इंडिविजुअल डाउट्स है अपने करंट चैप्टर्स में। देखिए, हम जिस पेज पर आगे बढ़ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा पेज पर आपके ट्यूशन के टीचर्स चल रहे हैं, कॉर्पोरेट के टीचर्स चल रहे हैं, तो उनमें स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल डाउट्स आते हैं। तो आप हमारे दिए गए कांटेक्ट नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप हमें पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका 1-to-1 डाउट सेशन भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। डू कांटेक्ट दिस फॉर अस। The molar conductance of these at infinite dilution, माने ये सारी वैल्यू लैम्बडा m0 दे रखी है, ठीक है। ओके, the molar conductance of acetic acid at infinite dilution is, ओके, ये तो अपने आप में ऐसा क्वेश्चन है जो हमने बार बार सॉल्व कर रखा है। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बता दी है कि लैम्बडा 0 CH3CH, आपको क्या चाहिए, 1 मोल एसीटेट आयन चाहिए और 1 मोल H+ चाहिए। तो एसीटेट आयन आपको मिल जाएगा CH3COO में से, HCl में से आपको H+ मिल जाएगा, और ये Na और Cl अंदर एंटर हो गए, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NaCl को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो, तो सोडियम एसीटेट की वैल्यू है लास्ट, दैट इज 426.16। HCl की वैल्यू नहीं, सोडियम एसीटेट की लास्ट माने वो 91.0 है, प्लस ये हो गई 426.16 और NaCl की सब्ट्रैक्ट करेंगे 126.45। ओके, चलो, तो इसका आंसर 1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आंसर बनेगा। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोगों को मैंने पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया है। एसिटिक एसिड आपको लाना है जिसमें क्या है, एसीटेट आयन है और H+ आयन है। तो एसीटेट आयन आएगा सोडियम एसीटेट में से, तो वो ले लिया। H+ आयन आएगा HCl से, ड्यू टू दैट सोडियम एंड क्लोरीन एंटर हो चुके हैं, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। चलो, the molar conductivity of 0.00 molar 007 molar acetic acid is 20 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हो गया लैम्बडा mc। ओके, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ध्यान से कि अल्फा लाना है ना, अल्फा, तो लैम्बडा mc अपॉन लैम्बडा m 0 करना पड़ेगा। अब लैम्बडा mc तो दे रखा है लेकिन लैम्बडा m0 नहीं दिया है, तो इसके लिए आप लोगों को ये दो आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे दी है, ठीक है। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इसका यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, तो लैम्बडा 0 एसिटिक एसिड क्या होगा, that is lambda 0 CH3COO minus plus lambda 0 H plus होगा, that is lambda 0 acetate is 250 और ये हो गया 350। तो इसका आंसर हो चुका है 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब मैं जा रहा हूँ लैम्बडा पर, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर, दैट इज लैम्बडा mc अपॉन लैम्बडा m0। लैम्बडा mc की वैल्यू है 20 और ये है 400, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ये 0 कटेगा 1/20, माना ये हो चुका है 0.05। तो अल्फा की वैल्यू हो चुकी है 0.05। अब मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करूं तो Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसको अभी के लिए इग्नोर कर दे।
तो ये बनेगा C अल्फा स्क्वायर। अब C की वैल्यू है 7 इंटू 10 टू द पावर -3, 7 इंटू 10 टू द पावर -3, और अल्फा की वैल्यू है 0.05, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हो चुका है 7 इंटू 25, इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ आएगा साथ में -4 और -3 भी, ठीक है। तो ये बन चुका है 175 इंटू 10 टू द पावर -7, सिंप्लीफाई करो 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5। लेट्स मैच द ऑप्शन। 1.75 10 टू द पावर -4 है ये, तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। देखो 10 टू द पावर -5 भी मैच करना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। An electrolytic cell contains a solution of Ag2SO4 and has platinum electrodes. A current is passed until 1.6 gram oxygen has been liberated at anode. The amount of silver deposited at cathode will be. मैंने आपको बार बार कहा है, फिर से कहता हूं कि जब भी आपको एक इलेक्ट्रोड की इंफॉर्मेशन दी हो, उससे आपको दूसरे इलेक्ट्रोड की इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो फैराडे सेकंड लॉ का यूज करें, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का यूज करें, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ इससे कैसे सॉल्व करेंगे। चलो, दिस इज से वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, weight upon equivalent weight of O2। जनरली ऑक्सीजन गैस है ना, तो उसका वॉल्यूम देते हैं क्वेश्चन में। यहाँ अच्छा सा एक ट्विस्ट दिया है कि उन्होंने वॉल्यूम देने के बदले क्या किया है, बताया वेट दिया है ऑक्सीजन का भी। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये तीनों क्या है, गैस है, तो इनके वॉल्यूम से इंफॉर्मेशन देते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने वेट से दे रखी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो, तो वेट हमें Ag का फाइंड करना है। ओके, Ag का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, 108 होता है। कैसे पता चलेगा, इक्विवेलेंट वेट इज एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। Ag2SO4 में Ag का चार्ज क्या है, +1, तो एटॉमिक वेट 108 डिवाइडेड बाय चार्ज इज 1, तो ये क्या हो जाएगा, 108। अब ऑक्सीजन के लिए निकालना है, तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, चार्ज। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16 डिवाइडेड बाय चार्ज इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8। ये तो मैंने आपको करके दिखाया, हालांकि आपको ये याद ही कर लेना है, ठीक है। चलो, सो 1.6 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा, 8, तो W इज इक्वल्स टू 108 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 21.6 ग्राम, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस माने कंडक्टिविटी माने कप्पा दे रखा है आपको, ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज K। द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस एंड Br माइनस, माने ये दोनों आयन के लिए लैम्बडा 0 की वैल्यू दे रखी है, R, X एंड Y। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन ग्राम पर लीटर, ये यूनिट है ना, यूनिट बहुत अच्छे से हमें देखना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। चलो, लेट्स सी हाउ इट गोस। तो सबसे पहले तो लैम्बडा 0 ऑफ AgCl निकाल देते हैं, दैट इज लैम्बडा 0 ऑफ Ag प्लस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस, तो ये तो हो गया आपका x प्लस वाई। अब फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताऊं, लैम्बडा MC इज इक्वल टू व्हाट, कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी होता है। अब कोई भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो होता है ना, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इसीलिए कहा जाता है कि वो न के बराबर डिसॉल्व होता है। मान लो कि AgCl की बात करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी है 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर। इसका मतलब यह हुआ कि 1 लीटर में वो 10 टू द पावर -5 मोल जितना ही डिसॉल्व होता है। या तो उल्टा सोचे कि 10 टू द पावर 5 लीटर वाटर के अंदर वो सिर्फ 1 मोल डिसॉल्व होता है। तो 1 मोल AgCl
कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व है, 1 लाख लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व है। तो ये जो कुछ भी कंडीशन है ना उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही बिलीव कर सकते हैं। सोचो 1 लाख लीटर पानी में 1 मोल AgCl डिसॉल्व है, तो किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा ना तो उसको आप इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ही कह सकते हैं। तो उस केस में उसकी ये जो लैम्बडा MC है को कंसीडर कर सकते हैं कप्पा इंटू 1000, और ये जो मोलारिटी है, मोलारिटी ऑफ सॉल्ट इन सैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। चलो भाई, तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, दैट इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन x प्लस y। अब आपके लिए कप्पा की वैल्यू दे रखी है, दैट कप्पा की वैल्यू इज k, ठीक है। तो यहां पर आएगा k इंटू 1000, ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या लेना है, लैम्बडा m0। तो अब मैं वैल्यू रखता हूँ, दैट इज x प्लस वाई। बोलो, बात समझ में आ गई। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है मोलारिटी। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी मिलेगी वो भी आपको किस में मिलेगी, मोल पर लीटर में मिलेगी। किसमें मिलेगी, मोल पर लीटर में मिलेगी। अब आपको चाहिए आंसर किसमें, ग्राम पर लीटर में। तो मैं यहाँ पर आपको साइड पर समझाता हूँ, क्या ग्राम पर लीटर अगर आपको चाहिए तो मोल पर लीटर जो है ना उसको आप ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मोल मोल कट जाएगा एंड यू विल गेट ग्राम पर लीटर। नाउ व्हाट इज ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, दैट इज वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस व्हिच इज मोल पर लीटर should be multiplied with its molecular weight। तो Ag का एटॉमिक वेट है 108 और ब्रोमीन का 188। हालांकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दे रखा है। तो K इंटू 1000 अपॉन x प्लस वाई इंटू 188 ग्राम पर लीटर शुड बी द आंसर दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो ये एक अच्छा क्वेश्चन। At 298 Kelvin, standard reduction potentials are even given on the basis of standard electrode potential. Predict which of the following reaction cannot occur। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होना चाहिए, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसमें कॉपर है और Fe है। तो कॉपर और Fe इन दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होना चाहिए। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव 0.34 है और Fe का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव 0.44 है। तो जब भी कॉपर और Fe सिस्टम साथ में होगी, रिडक्शन किस में होना चाहिए, कॉपर में। कॉपर में ही हो रहा है, देख लो Cu+2 है, उसमें से Cu हो रहा है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। चलो Fe और Zn, तो Fe का रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 है और Zn का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है। तो ये दो सिस्टम अगर साथ में हुई तो Fe का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो Fe वाली सिस्टम का रिडक्शन होना चाहिए, वही हो रहा है, +2 बिकमिंग 0, ठीक है। चलो तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब कॉपर एंड सिल्वर सिस्टम साथ में है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है एंड सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 है। माने सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो सिल्वर में रिडक्शन होना चाहिए। यहाँ पर कॉपर में रिडक्शन हो रहा है, देख लो कॉपर +2 से 0 हो रहा है और सिल्वर Ag से Ag+ हो रहा है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब कॉपर और जिंक, कॉपर का 0.34 है और जिंक का -0.76 है, तो इसमें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉपर में रिडक्शन होना चाहिए, तो Cu+2 बिकमिंग Cu, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। और कौन सी नहीं होगी, कैन नॉट अकर। तो कैन नॉट अकर माने हमें जो नहीं हो रही है उसको मार्क करना है, ठीक है। चलो, given below are the half reactions, okay, will the permanganate ion MnO4- liberate O2 from water in presence of acid। तो हमें क्या चेक करना है कि अगर परमैंगनेट आयन को वाटर में डाल दिया जाए H+ की प्रेजेंस में, तो क्या
क्या वो ऑक्सीजन लिबरेट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो अगर साथ में होंगे तो MnO4 माइनस का रिडक्शन होना चाहिए और वाटर का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तभी जाकर के क्या होगा, तभी जाकर के यू कैन से कि MnO4 माइनस जो है वो ऑक्सीजन को लिबरेट कर सकता है। बात समझ में आई। इसको मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपका टाइम बहुत ही बच जाए, नहीं तो ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। समझो ध्यान से कि के MnO4 या तो MnO4 को आप MnO4 माइनस को आप एक्वियस कंडीशन में रखोगे तो क्या ये MnO4 माइनस वाटर का ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन बना पाएगा, ये क्वेश्चन है। तो ये कब हो पाएगी रिएक्शन, तो के MnO4 माइनस में से Mn+2 रिड्यूस होना चाहिए और H2O से O2 ऑक्सीडाइज होना चाहिए। ये कब होगा, जब MnO4 माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल, उसमें रिडक्शन हो रहा है, MnO4 माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए। चेक करें MnO4, पहले तो ध्यान से देख लो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, चेक करो Mn+2 से Mn+7 है और ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ये क्यों, क्योंकि O2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2O, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो पहले तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो तो वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी लेकिन साइन ऑपोजिट हो जाएगी। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसके रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि MnO4 माइनस Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड H2O ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यस। लेकिन आपको पूछा गया है साथ में पोटेंशियल भी पूछा है, तो क्या करना है, E नॉट सेल इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन MnO4 माइनस Mn+2 माइनस E नॉट H2O से, सॉरी H2O से O2 नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है ना, तो O2H2O आएगा। ठीक है, अब देख लो रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो क्या आएगा 1.510 माइनस ये आएगा 1.223। अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे 0.287 वोल्ट। तो यस, बिकॉज E नॉट सेल इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डेल्टा G0 नेगेटिव होगा और जिसका डेल्टा G0 नेगेटिव है वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी। तो आपका आंसर आएगा ये कि यस ये भी है लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, गलती से इन दोनों का ऐड कर लोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो, फाइंड द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन हो रही है और आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो यहां पर नॉन्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि Ni बिकमिंग Ni+2 तो वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Ag प्लस एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम Ag, लेकिन 2 मोल Ag प्लस है तो डेफिनेटली आप N की वैल्यू 2 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ सीधा नस्ट, अब देखो E नॉट सेल दे रखा है तो सीधा नस्ट इक्वेशन में अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग, ये हो जाएगा Ni+2 कंसंट्रेशन अपॉन नीचे आ जाएगा Ag प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये और ये सॉलिड है इसलिए नहीं आएंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1, इसका कोएफिशिएंट 2 है तो पावर 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 10.5 माइनस 0.059, n की वैल्यू है 2, यहाँ पर आएगा लॉग, ये हो चुका है 10 टू द पावर -3 और ये हो चुका है 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज 10.5 माइनस 0.0295, इसे सॉल्व कर दिया। नाउ ये है 10 टू द पावर -3 और ये है 10 टू द पावर -6, तो ऊपर नीचे बन जाएगा 10 टू द पावर
नीचे स्क्वायर है तो नीचे -6 और ऊपर -3, ये ऊपर जाकर के बन जाएगा 10⁻3। 10.5 -0.0295 इंटू 3। चलो तो ये होगा 10.5 और यही हो जाएगा। चलो तो इतना सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा 10.4115 वोल्ट। चलो 10 मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ 10.5 नहीं होना चाहिए, 1.05 होना चाहिए। तो आई थिंक वी कैन रिकैलकुलेट दिस। चलो 1.05 1.05 1.05, तो अब सॉल्व करते हैं। 1.05 माइनस 0.0885, तो 5 और ये हो गया 1। .9615 वोल्ट बन रहा है मेरा आंसर। यस यही, ठीक है ना। चलो तो थोड़ा संभल के, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो पोटेंशियल दिया ना हाईएस्ट, मेरा भी स्टार्टिंग में ध्यान नहीं गया कि इतना ज्यादा पोटेंशियल तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। चलो the three cells with their E naught cell values are given below, right। और आपको दे दिया है, क्या पूछा है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज वैल्यूज फॉर दीज थ्री सेल्स आर रिस्पेक्टिवली। देख लो भाई, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि तीनों की वैल्यू क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये हो गया डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। तो पहले तो देख लो कि यहाँ पर इसकी वैल्यू तो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। बाकी सब में वैल्यू क्या जा रही है, नेगेटिव जा रही है। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब सब में क्या करेंगे, सब में एफ कांस्टेंट है, चेक कर लो। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एफ ई में से एफ ई प्लस 2 है और एफ ई प्लस 3 में से एफ ई है। तो एनोड की रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है और कैथोड की रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कॉमन फैक्टर बनेगा 6। तो यहाँ क्या होगा, ये ई नॉट सेल है ना, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 6। अब यहाँ देखो Fe में से Fe प्लस 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और Fe प्लस 3 में से Fe प्लस 2 है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 1 का कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 2। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, 2। अब इसको देखो, Fe में से Fe प्लस 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन है, और Fe प्लस 3 में से Fe प्लस 2 है तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 और 1 का कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 3। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3। अब आपको हर केस में फैराडे कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करना ही है, लेकिन फैराडे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम जो आंसर लाएंगे ना, उसको हम यहाँ डायरेक्ट फैराडे से ही कंपेयर किया है, चेक करो। तो फैराडे से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2424 बन रहा है। तो पहला आंसर नेगेटिव 2.424 होना चाहिए, नेगेटिव आ गया आंसर, चेक कर लो। बाकी का चेक कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2422, नेगेटिव 2422, चेक करो, नेगेटिव 2.422, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2421 है, 2421, तो नेगेटिव 2.421, नेगेटिव 2.421। तो कैसे मैंने शॉर्टकट से समझा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉमन फैक्टर से हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, अदरवाइज सबके एनोड कैथोड लिखने पड़ते, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो कॉमन फैक्टर निकलेगा 6, तो एन की वैल्यू 6 होगी। 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो कॉमन फैक्टर निकलेगा 2, एंड 3 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो कॉमन फैक्टर निकलेगा 3, ठीक है। चलो
lambda m0 for NaCl, HCl, CH3, COO, are these, okay, respectively. If conductivity of 0.001028 mole per liter acetic acid solution is this, तो ये है molarity और ये है कप्पा. Find the degree of dissociation of acetic acid. Degree of dissociation माने हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले गिवन वैल्यू को यूज करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, लैम्बडा जीरो ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड कर लेते हैं. दैट इज लैम्बडा जीरो ऑफ एसिटिक एसिड. ये बहुत बार मैं समझा चुका हूं कि सबसे पहले एसीटेट आयन को ले आए, फिर H प्लस आयन को ले आए, और जो एक्स्ट्रा आयन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दे. चलो भाई, सोडियम एसीटेट की वैल्यू है 9.05, HCl की वैल्यू है 425.90 और NaCl की वैल्यू है 126.40. चलो, तो ये हो जाएगा 5, 9 में से 4 जाए तो 5, अब 5 + 6 ये हो गया 0, ये हो गया 9 और ये हो गया 3. तो ये बनेगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ये हो गया आपका लैम्बडा जीरो m. ओके, चलो, तो लैम्बडा mc फाइंड करते हैं. डेट इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी. अब कप्पा की वैल्यू क्या है, 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या है, कंसंट्रेशन 0.001028 0.001028. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, तो 4.95 इंटू इन दोनों को मिला लो तो हो जाएगा 10⁻⁻2 अपॉन 1.028 इंटू 10⁻⁻3 होगा. तो ये बनेगा 49.5 अपॉन 1.028, क्योंकि ये नीचे है 10⁻⁻1, उसको ऊपर ले लिया तो 49.5 अपॉन ये हो जाएगा. तो ये है आपका लैम्बडा mc. इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे MCQ सॉल्व करना है. तो ये हो गया सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. अब देख लो इसको कैसे शॉर्टकट से निपटाते हैं. अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा mc अपॉन लैम्बडा m0. लैम्बडा mc की वैल्यू है 49.5 अपॉन 1.028. अब लैम्बडा m0 की वैल्यू है 390.55. चलो, तो पहले तो इसका आंसर जो है ना उसको देखो. पहली तो बात है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी 1 आता नहीं है. क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. दूसरी बात, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी 1 से ऊपर नहीं आता है. तो 1 और 3 तो ऑप्शन से चले गए. अब आपको आंसर लाना है ये या तो ये. अब दोनों में चेक कर लो कि डिजिट तो सेम ही है. इसमें क्या है 1 2 3 3 है, इसमें भी 1 2 3 3 है. आपको सिर्फ ये चेक करना है कि डेसिमल कहां से कटेगा. ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ 49.5 डिवाइडेड बाय 1.0288 है ना, उसको मैं बिलीव कर लेता हूं कि ये तो 1 ही है. तो ये हो चुका है 49.5 डिवाइडेड बाय 390.55. अब इसके डेसिमल काटना मैं चालू करता हूँ. तो ये बनेगा 4.95 इंटू 10⁻1 और ये बनेगा 3.9055 इंटू 10⁻2. सही है, क्लियर है. अब इसको देखो, इन दोनों का रेशियो जो है 4/3 है. तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा ये वैल्यू 1233. तो ये बन चुका है 1.233 और 10 टू द पावर ये 1 है और ये 2 है तो ऊपर जाकर के बनेगा -1. तो ये क्या बन चुका है 0.1233 बन चुका है. बोलो, बात समझ में आ रही है. ये क्या बन चुका है 0.1233. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. देखो ये मैथमेटिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट अप्रोक्सीमेशन से बहुत शॉर्ट मेथड से समझा दिया है. आप भी ऐसी टेक्निक्स और स्किल को डेवलप करें ताकि आप एग्जाम में टाइम बचा पाए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो भाई,
2 हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन, ओके, कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 बन रहा है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +2 से +3, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। Al+3 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्वाइस Al। अब देखो ध्यान से, अगर ये इलेक्ट्रॉन ये रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी करके दिया है ना, आइडियली क्या आता है, Al+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al आता है। 2 3 5 7 10 n नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये वैल्यू नहीं बदलेगी। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आपको क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। देखो बहुत ही खतरनाक चीज है कि इक्वेशन रिडक्शन की दी है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, इक्वेशन रिडक्शन की दी है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ठीक है। ध्यान से, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल विथ फिजिबल रेडॉक्स रिएक्शन। अब इनको देखो ध्यान से कि अगर ये दोनों को आप जोड़ लेंगे तो कौन क्या बनेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल CO+2 से CO+3, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसमें ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड बनेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है वो रिड्यूस होगा और वो कैथोड बनेगा। तो सबसे पहले तो इन दोनों से बनने वाले सेल को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो वो सेल कुछ ऐसा बनेगा, Al+3 एक्वियस, या तो स्टैंडर्ड लिखना है तो 1 मोलर सॉल्ट ब्रिज, CO+3 एक्वियस, CO+2 एक्वियस, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रोड आएगा PT, ये कैथोड और ये एनोड। अब इसका सेल पोटेंशियल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, E0 CO+3 CO+2, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अब ध्यान से, ये कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो 1.81 वोल्ट आएगा, और Al+3Al ये एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो क्या आएगा बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो -1.66 वोल्ट आएगा। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, तो हमें तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल डालना है, तो ये बनेगा 1.81 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन गया 1.66, तो ये 6 + 7 4 3.47 वोल्ट होगा, एंड 3 विल बी योर आंसर। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जाती है। वेरी सून विल बी मीटिंग बैक इन एक्सरसाइज 3, ठीक है। तो आप अगर ये पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। दैट मोटिवेट्स अस। आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स जो होते हैं ना वो हम डेफिनेटली पढ़ते हैं, ईच कमेंट का पॉजिटिव रिप्लाई भी देते हैं, और हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें बता सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं 1-to-1 डाउट सेशन के अंदर, तो अगर आपको अभी पर्टिकुलर डाउट सॉल्व करवाने हैं तो आप हमारे साथ दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।